Hello, how are you all? I hope so you all are fit and fine and enjoying our online classes. Now some of you are coming to school also and some are not able to come to school. Those who are coming, we are trying to solve their problems. Those who are not coming or not able to come, we are giving as earlier the online classes to them. So don't be sad, just happy that you are not able. If you are not able to come, it doesn't mean that we are not with you through our online classes. We are always there for you all. Okay, तो हम लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर शुरू किया है और इनकी एक पोयम अभिनव मनुष्य आपके कोर्स में है। इनकी एक पोयम अभिनव मनुष्य आपके कोर्स में है। पहले इनकी 2 पोएम्स आपके कोर्स में थी, मैंने जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया। एक पुरुरवा और उर्वशी और दूसरा अभिनव मनुष्य। कौन कौन सी? एक पुरुरवा और उर्वशी और एक अभिनव मनुष्य। लेकिन अभी अभिनव मनुष्य जो है वही आपके कोर्स में है। रिड्यूस सिलेबस जो कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने किया है, उसकी वजह से हमारी जो ये आपकी पोयम है पुरुरवा और उर्वशी वो हटा दी गई है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, अब ये जो अभिनव मनुष्य पोयम है इसको पढ़ेंगे हम लोग। और इसको पढ़ने के पहले, जैसे कि मैं आपको हमेशा जीवनी पढ़ाती हूँ, तो पहले मैं इनकी जीवनी पर आपका ध्यान लाऊंगी कि अभिनव मनुष्य जो इनके रचयिता जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनकी जीवनी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ इसके पहले आपको और बताऊंगी कि ये मैं बताना भूल गई आपको कि इसके पहले आपका चैप्टर महादेवी वर्मा है। कौन सा चैप्टर है? महादेवी वर्मा। बस एज द schools are opening now, so Mahadevi Verma is a tough chapter, is a very tough chapter, and it will be good for you if face to face we will understand that chapter Mahadevi Verma. So this time I am leaving that chapter Mahadevi Verma and I am proceeding with Ramdhari Singh दिनकर। ओके, इज टू फॉलो कि महादेवी वर्मा की जो पोएम है वो काफ़ी टफ है और उसको समझाने में आपको फेस टू फेस अगर हम लोग भविष्य में मिल पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लेट अस वेट फॉर नवंबर, अगर हम सामने आमने मिल पाते हैं और स्कूल प्रॉपरली खुलते हैं तो हम उसे नवंबर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर नहीं खुलते हैं स्कूल तो उसको फिर मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। तो अभी हम लोग रामधारी सिंह दिनकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब रामधारी सिंह दिनकर की अभिनव मनुष्य को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनकी दिनचर्या के, इनकी जीवनचर्या के बारे में हम आपसे बात कर लें, क्योंकि जीवन परिचय आपको देना होता है। जीवन परिचय में बेटा 1908 में सबसे पहले इनका जन्म जो है वो सिमरिया के गांव में हुआ था। 1908 में इन्होंने जन्म लिया था सिमरिया के गांव में। सिमरिया के गांव में इनका जन्म हुआ था, जिला बेगूसराय जिसे कहते हैं, और 1908 में इन्होंने जन्म लिया था। उसके बाद इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। बीए तक की शिक्षा इन्होंने जो है वो अंग्रेज़ी में ऑनर्स के साथ ग्रहण की, और इसके बाद एक माध्यमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय मतलब जैसा इंटर कॉलेज होता है, जैसे हम लोगों का स्कूल है, उसमें इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। और इसके पश्चात इन्होंने बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक मुजफ्फरपुर के रूप में भी कार्य किया है। समझ में आया? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि पहले तो इन्होंने एक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया था माध्यमिक विद्यालय में, और उसके बाद इन्होंने बिहार सरकार के ही सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक, जिसे आप उपनिदेशक मतलब जिसे आप एसोसिएट डायरेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, वो एसोसिएट डायरेक्टर मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। तो काफ़ी उपलब्धियां हैं इनकी। लास्ट वाली फिर से बता रही हूँ कि जब इन्होंने मुजफ्फरपुर में उपनिदेशक के रूप में कार्य किया, उसके पश्चात इन्होंने हिंदी विभागाध्यक्ष भी बने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम
किया। फिर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे ये, और 1974 में इनका स्वर्गवास हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म एक बार फिर से आपको बताएंगे 1908 में हुआ, सिमरिया बेगूसराय में, और BA ऑनर्स तक की शिक्षा इन्होंने की। उसके बाद इनकी अगर हम प्रमुख रचनाओं पर बात करें तो प्रमुख रचनाएं इनकी रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, समाधिनी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं जिनको कि इनको याद किया जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर जी को आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में भी हम देखते हैं। किसके रूप में? आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में हम देखते हैं। इनकी जो भाषा है वो परिष्कृत खड़ी बोली है। परिष्कृत खड़ी बोली कौन सी खड़ी बोली? ये वर्ड आप देख लीजिए, परिष्कृत खड़ी बोली इनकी भाषा है। परिष्कृत खड़ी बोली के रूप में हम इनकी भाषा को जानते हैं। और इसके बाद हम आपको इनके साहित्यिक परिचय के बारे में बताएंगे कि जो साहित्य इन्होंने रचा वो इसलिए इन्होंने ज़्यादा रचा क्योंकि ये अपने राष्ट्रीय भाव से इन्होंने जो जनमानस की चेतना थी उसको इन्होंने एक नई स्फूर्ति अपने काव्य के द्वारा प्रदान की, क्योंकि इनके अंदर राष्ट्रीय भावना जो थी वो बहुत अधिक बलवती थी। और उसी राष्ट्रीय भावना के रूप में इन्होंने ये कार्य किया कि इनकी जो राष्ट्रीय भावना थी वो पूरी तरह से इनकी कविताओं में उद्भासित होती है। और इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। सबसे मेन बात जो इनकी है वो राष्ट्रीय कवि के रूप में हम इनको जानते हैं। राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। कई बार ये पूछा भी जाता है आपसे कि राष्ट्रीय कवि के रूप में किसको पहचाना गया। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय वर्ड अलग है और राष्ट्र वर्ड अलग है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है और राष्ट्रीय कवि कौन है? राष्ट्रीय कवि जो हैं वो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी है। रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे राष्ट्रीय कवि हैं। और इनका समय भी आप जान लीजिए कि छायावादोत्तर काल के ये कवि हैं। मतलब जो छायावाद के बाद का समय था, छायावादोत्तर जब हम बोलते हैं तो छायावाद धन उत्तर अर्थात छायावाद के बाद का समय, तो छायावादोत्तर काल के ये कवि थे। और इनकी जो काव्य प्रतिभा है इसमें इन्होंने अपार लोकप्रियता प्राप्त की, क्योंकि इन्होंने सौंदर्य पर लिखा, प्रेम पर लिखा, राष्ट्र प्रेम पर लिखा, लोक कल्याण आदि अनेक विचारों पर अपनी काव्य रचना इन्होंने की है। लेकिन इनकी जो सर्वोपरि भावना है कविता को रचने की वो राष्ट्रीय भावना है। तो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत काव्य इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, फिर एक चीज़ और भी है कि इन्होंने गद्य के क्षेत्र में भी, फिर हम साहित्यिक क्षेत्र के रूप के पर आते हैं तो साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने गद्य और पद्य दोनों पर अपनी रचनाएं की हैं। किस पे की हैं? गद्य में भी की हैं और पद्य में भी की हैं। ध्यान रखिएगा, ये इनकी इम्पॉर्टेंट क्योंकि जीवनी है इसलिए मैं आपको एक एक बात इनकी जीवनी की बता दे रही हूँ। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उसमें रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, चक्रवाल, सामधेनी, सीपी और शंख और हारे को हरि नाम, ये सारी रचनाएं हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ रचनाओं के नाम। इनकी मेन रचनाओं में, मुख्य रचनाओं में रेणुका, रसवंती, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, चक्रवाल, सामधेनी, सीपी और शंख और हारे को हरि नाम। चक्रवाल वर्ड इसमें कठिन है, चक्रवाल मैं आपको लिख के बता दूँगी कि चक्रवाल कौन सा वर्ड है। चक्रवाल शब्द, चक्रवाल भी इनकी एक मुख्य रचना है। ठीक है, चक्रवाल, तो चक्रवाल जो है इनकी मुख्य रचना के रूप में हमारे सामने आती है। और इसके बाद हम बात करेंगे इनकी कि इन्होंने जो काव्यगत विशेषताएं हैं, है ना वो, और ये तो काव्य रचनाएं पूरी हुई।
इसके बाद इनकी जो मुख्य गद्य रचनाएं हैं उसमें संस्कृति के 4 अध्याय ये उल्लेखनीय है, क्योंकि ये जो संस्कृति के 4 अध्याय है एक्चुअली ये एक विराट ग्रंथ के रूप में, किस रूप में, एक बहुत बड़े विराट ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने कई समीक्षात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो एरोप्लेन जा रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर से, ये जो मैं आपको बता रही हूँ संस्कृति के 4 अध्याय, ये संस्कृति के 4 अध्याय जो है ये कई बार आपसे काव्य के इतिहास में भी पूछा जाता है या गद्य के इतिहास में पूछा जाता है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम बताइए। तो आप याद रखिएगा कि संस्कृति के 4 अध्याय लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये इनकी हुई आपकी कृतियों की चर्चा, और अब हम लोग इनकी काव्यगत विशेषताओं की ज़रा सी बात करेंगे। तो काव्यगत विशेषताओं में आपको मैंने इसके पहले भी कवि के परिचय में बताया कि काव्यगत विशेषताओं में 2 विशेषताएं आती हैं, एक भाव पक्ष की विशेषता और दूसरी कला पक्ष की विशेषता। तो जो भाव पक्ष है इनका, भाव पक्ष में क्योंकि ये राष्ट्रीय भावना के कवि हैं तो इनके लिए राष्ट्रीयता जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। कौन सा धर्म है, इसको क्या धर्म सबसे बड़ा है, राष्ट्रीयता जो है वो इनके लिए सबसे बड़ा धर्म है। और इन्होंने और जब हम राष्ट्रीयता को अपना परम धर्म मानते हैं तो पराधीनता हमारे सामने एक समस्या के रूप में फिर आती है। तो जो इनकी कृतियां हैं वो त्याग, बलिदान, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद जो छायावाद के बाद का जो सबसे सबल आंदोलन, आप साहित्यिक आंदोलन कह सकते हैं, वो है आपका प्रगतिवाद। कौन सा आंदोलन, प्रगतिवाद। ये जो प्रगतिवाद आंदोलन, इसमें ये थोड़ा सा मैं आपको भारतीय साहित्य का इतिहास भी इसमें बता रही हूँ कि जो छायावाद के बाद जो सबसे बड़ा साहित्यिक आंदोलन हमारे समक्ष आता है वो आता है प्रगतिवाद। कौन सा, प्रगतिवाद। और चूंकि ये प्रगतिधारी विचारधारा के कवि थे और इसी प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे, इसी प्रगतिवादी विचारधारा के दर्शन इनके काव्य में यत्र तत्र सर्वत्र हमको होते हैं। इन्होंने जो उजड़ते हुए खलिहान थे, जर्जर काए, जो कृषक थे, जो गरीब थे, दीनहीन दशा में थे और शोषित मजदूर, इन सब का मार्मिक चित्रण इन्होंने जो है वो किया है। इनकी जो कृतियां हैं छोटी छोटी, जो और अन्य रचनाएं, इनकी काव्य रचनाएं हैं, जैसे हिमालय है, तांडव है, बोधित्सव है, बोधिसत्व जिसे आप कहेंगे बोधिसत्व है, कस्य देवाय और पाटलिपुत्र की गंगा, ये सारी रचनाएं इनकी प्रगतिवादी विचारधारा की द्योतक हैं। एक बार मैं फिर से उन विचारधाराओं के नाम आपको बता रही हूँ कि जो हिमालय, तांडव, बोधिसत्व, कस्मै देवाय, पाटलिपुत्र की गंगा, ये सब इनकी प्रगतिवादी विचारधारा की रचनाएं हैं। और सुकुमार कल्पनाओं के भी कवि ये कहे जाते हैं। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होते हुए भी इनके काव्य की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि कोमलता और सुकुमारता इनकी कोई भी काव्य क्षेत्र से अछूती नहीं है। इनके द्वारा जो काव्य ग्रंथ, एक रसिक काव्य भी लिखा गया है रसवंती, वो जो मैंने आपको नाम भी बताया था इसके पहले, तो वो जो रसवंती काव्य है वो पूरी तरह से प्रेम और सौंदर्य से परिपूर्ण काव्य है। और इनकी जो उर्वशी काव्य है, जो उर्वशी इनके द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य है, ये अब आपके कोर्स में नहीं है। पहले हम लोगों ने इसको बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है उसमें ये उर्वशी और पुरुरवा का संवाद है उस काव्य में। क्या है इस काव्य में, इस काव्य में उर्वशी जो है वो एक अप्सरा है और पुरुरवा, इन दोनों का आपसी संवाद है। ये भी आपके कोर्स में पहले था 12th में, लेकिन अभी कोविड की वजह से जो 30% रिड्यूस सिलेबस किया गया उसमें ये नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उर्वशी नामक महाकाव्य की रचयिता कौन है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उर्वशी नामक महाकाव्य की रचयिता कौन है, या ये भी पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो आप याद रखेंगे इसको कि ये उर्वशी महाकाव्य है। ठीक है, और ये जो उर्वशी काव्य है ये एक हम कह सकते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के खजाने के रूप में इनके द्वारा रचित रचना में आता है।
फिर इनको प्रायः हम वीर रस का कवि कह सकते हैं, इनको वीर रस का कवि माना जाता है क्योंकि ओज के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें वास्तव में क्या दिया गया है, उसमें वीरता की भावना, देश प्रेम की भावना, त्याग बलिदान की भावना। तो जहाँ पर भी इस तरह का काव्य हम लिखते हैं, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य, वहाँ पर ओज नामक गुण का आना स्वाभाविक बात है। तो इसलिए इनका ये ओज गुण भी इनकी कविताओं में है और श्रृंगार और करुण रस में भी इनको महारत हासिल है। फिर हम लोग जरा सी कला पक्ष की बात करते हैं, क्योंकि जब हम साहित्यिक काव्यगत विशेषताओं की बात करते हैं तो उसमें दो आते हैं। एक आपका आता है भाव पक्ष, पहले आपका आता है भाव पक्ष जिस पर हम लोगों ने अभी चर्चा की, और अब कला पक्ष। कौन सा पक्ष? कला पक्ष। अब ये आप समझिए कि क्यों ये भाव पक्ष और कला पक्ष में अंतर क्या है। वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअली भाव पक्ष जिसमें जो इमोशंस वाली चीज़ें हैं वो हम उसकी चर्चाएं करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक रिवाइज कर दे रही हूँ कि क्या है भाव पक्ष और कला पक्ष में क्या अंतर है। मान लीजिए किसी बच्चे को ना पता हो तो भाव पक्ष में हृदय की जो भंगिमाएँ हैं, हृदय की जो सूक्ष्म भावनाएँ हैं उसका वर्णन हम करते हैं। और जो कला पक्ष है, कला पक्ष में हम लोग अब इस बारे में बात करेंगे कि इनकी भाषा शैली कैसी है और कौन सी रस को इन्होंने यूज़ किया, कौन सा अलंकार यूज़ किया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आती हैं ये आपकी आती हैं किसमें? ये आपकी आती हैं कला पक्ष में। ठीक है, तो भाषा जो है वो भाषा के मर्मज्ञ के रूप में हम रामधारी सिंह दिनकर जी को याद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भाषा जो है वो इनके अपने व्यक्तित्व से प्रभावित भाषा है। परिष्कृत खड़ी बोली इनकी भाषा है और बोलचाल की भाषा से थोड़ी सी अलग है। बोलचाल में हम साधारण शब्दों का यूज़ करते हैं, लेकिन जो इनकी भाषा है वो परिष्कृत, मैंने पहले ही बता दिया था, तो वो परिष्कृत खड़ी बोली के रूप में इनकी भाषा को हम हमेशा याद रखेंगे। और छायावादी कवियों के समान जो इनकी भाषा है वो एक दुख में या परेशानी में डूबी हुई सी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ये स्पष्ट भाषा है और इनके भावों को व्यक्त करने की इस भाषा में अद्भुत क्षमता है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी भाषा में जो छायावाद के कुछ तत्व हैं उनका भी आप सफल प्रयोग देखेंगे, जैसे कि चित्रात्मकता है, ध्वन्यात्मकता है, या मनोरम बनाना, भाषा को मनोहारी बनाना, ये भी इनकी भाषा के गुण हैं। कौन से 3 गुण? चित्रात्मकता है, या फिर मनोरमता है, या फिर ध्वन्यात्मकता। ये चीज़ें भी हम लोग इनके काव्य में देखते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। इस को आप अपनी बुक से भी जीवनी को तैयार करेंगे मेरी इस वीडियो के साथ, और जीवनी को लेते हुए आप अपने नोट्स दोनों को मिला करके लिखिएगा तो आपके बहुत बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपको बुक में शायद ना मिले या उतना अच्छे से समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद जो इनकी शैली है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ओज गुण इनकी भाषा में है। तो जो ओज और प्रसाद हैं वो इनकी भाषा शैली के मुख्य गुण हैं, और प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य शैलियों में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, और जिसमें कि इनको पूर्ण रूप से सफलता भी मिली है। मुक्तक में जो है, मुक्तक जो शैली है उसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका गीत मुक्तक और एक होता है आपका पाठ्य मुक्तक। कौन कौन से? एक होता है आपका गीत मुक्तक शैली और एक होता है काव्य मुक्तक शैली। तो ये गीत मुक्तक और काव्य मुक्तक शैली में क्या अंतर है मेन, तो ये आप समझिए बेटा कि जो गीत मुक्तक शैली है वो आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको गा सकते हैं, नॉट पढ़ सकते हैं, आप उसको गीत मुक्तक शैली जो ये आपको दिखाई दे रही है, इस मुक्तक शैली में आप जब रचनाएं करते हैं तो उनको गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो काव्य मुक्तक है, या इसको हम कभी कभी इसका दूसरा नाम पाठ्य मुक्तक भी होता है, तो ये हम पठन पाठन की सामग्री में इसका यूज़ करते हैं। पठन पाठन की सामग्री में कि जिसको पढ़ा और पढ़ाया जा सके। तो ये 2
दोनों तरह का ही समन्वय गीत मुक्तक और काव्य मुक्तक या पाठ्य मुक्तक का इनकी शैली में आपको दिखाई देता है। और इन्होंने विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है और इन्होंने किसी भी तरह के मुक्तक छंद को भी बहुत अच्छे से स्वीकार नहीं कर लिया, बल्कि समय के साथ साथ इनकी विचारधारा में परिवर्तन आया और छंद बंधन से मुक्त कविता में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया है। समझ में आ रहा है कि इन्होंने एक जो इसका मतलब ये जो मैंने आपको लाइन बताई, इसका मतलब क्या कि इनका ये नहीं है कि जो कुछ बहुत पुराने समय से चला आ रहा है उसी टिपिकल उसमें इन्होंने उसी लीक पे चल के इन्होंने कविताएं की हैं, नहीं, बल्कि इन्होंने चूँकि ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे और मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया कि प्रगतिवादी विचारधारा जो थी वो छायावाद के बाद सबसे ज़्यादा साहित्यिक आंदोलन की विचारधारा के रूप में जानी जाती है। तो कविताएं एक लीक पर ना लिख करके इन्होंने बाद में छंद को छोड़ करके और छंद मुक्त रचनाओं में भी काफ़ी हाथ आजमाया और इन्होंने छंद बंधन से मुक्त होकर के काव्य की रचनाएं की और इसमें जो इन्होंने काव्य वंदना की इसमें पूरी तरह से ये सफल भी रही। अगर हम लास्ट में आप एक कभी कभी बच्चे हेडिंग डालकर लिखते हैं, कभी कभी पैराग्राफ में लिखते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में इनको कैसा स्थान प्राप्त है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में इनको आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में, जो आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं उनमें इनका नाम बहुत ही प्रेम और आदर के साथ हम लोग लेते हैं। और जो हिंदी साहित्य जगत की क्रांति है, ओज है, प्रेम आदि के सर्जक के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है। किसके रूप में? जो हिंदी साहित्य जगत में जो क्रांति आई, ओजकारी गुण इनमें है, प्रेम पूर्ण रचनाएं जो इन्होंने की हैं, इसमें इनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, हमेशा याद रहेगा। और विशेष रूप से जो राष्ट्रीय चेतना की कविताएं हैं या जो जागृति उत्पन्न करने वाली कविताएं हैं, इसमें इनका अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसके कारण ये आधुनिक युग के कवियों में अग्र पंक्ति में ही खड़े माने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में इनकी जीवनी के पॉइंट्स अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दिए हैं। तो इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका क्या काम है कि हमने चूँकि एक नया चैप्टर शुरू किया है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी से संबंधित मेरा ये वीडियो आप देखेंगे और अपनी बुक खोलेंगे, बुक में उनकी जीवनी है और मेरे वीडियो और अपनी बुक से मिला करके एक प्रॉपर नोट्स आप तैयार करेंगे। ये मैं आपको एक रिटन होमवर्क फर्स्ट टाइम दे रही हूँ। अभी तक मैं आपसे कहती थी कि आप कर लीजिए, लेकिन जैसा कि अब बच्चे स्कूल आ रहे हैं और हम लोग बच्चों से मिल पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे मीन्स आई एम फीलिंग माई सेल्फ लकी इन दिस टचवुड दैट 80% ऑफ यू आर डूइंग द वर्क वेरी with much pain and very fruitfully you are doing the work. You are giving me fruits, sweet fruits that ma'am we are understanding and we are writing, and God will definitely give you good results beta. But on the other hand 20% are not up to the mark actually, because you have to give the board examinations, so you have to prepare the GME and the chapters, because otherwise you will be in a problem in future because your board examination will be there. आप ये याद रखिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने IIT और नीट के एग्ज़ाम्स करा दिए तो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम कराना या बाकी बोर्ड्स के एग्ज़ाम कराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा। कराना हम लोगों को है, आप लोगों को देना है। और आप जब इतना पेन लेकर के वीडियोस देख रहे हैं या फिर आप स्कूल आ रहे हैं इन एडवर्स कंडीशंस में पढ़ने के लिए, तो फिर अगर आप कॉपी नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो इस पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो आपका यूपी बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का, और स्पेशली हिंदी यूपी बोर्ड की बहुत वास्ट सिलेबस है। अभी भी आप देखिए कि इतना सिलेबस रिड्यूस करने के बाद भी मैं अधिकतर आपको 2 वीडियोस पूछती हूँ, और उसका रीज़न यही है कि क्वालिटी एजुकेशन आपको मिले और आपको कहीं से भी ये ना लगे कि मैम ने ये जल्दी में ख़त्म कर दिया या मैम ने भाग के ख़त्म कर दिया या बस एक कोरम पूरा किया, ऐसा ना लगे और आपको बिल्कुल वैसे ही समझ में आए जैसे कि आपको क्लास में समझ में आ रहा है। लेकिन बेटा ये मेरा तो ये मेहनत मैं नहीं कहूँगी, मेरा वर्क है, ये मॉरल ड्यूटी है, बट इट इज़ ओनली माई ड्यूटी, नॉट
फेयर इन दिस हैंड ना, अगर आप इसको समझें, बात समझिएगा मेरी, कि अगर आपको भी उतनी ही मेहनत से पढ़ना है तो इसको लिखिए आप। जो भी बच्चे नहीं लिख रहे हैं, जिनकी कॉपीज़ मुझे अच्छी नहीं समझ में आई हैं, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में भी आ रहे हैं उनसे भी मैंने कहा है कि आप कॉपीज़ लाइए, ताकि मैं आपको देयर एंड देन बता सकूं कि आपकी कॉपीज़ अप टू द मार्क हैं या नहीं है, क्योंकि अभी भी टाइम है कि आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस जीवनी को आप तैयार करिएगा, और ये आपका रिटन होमवर्क रहेगा कि रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी आपकी कॉपी में होनी चाहिए। जब भी आप स्कूल आएँ या आपकी कॉपीज़ फिर से करेक्शन के लिए मंगाई जाएँ, तो प्रॉपर नोट्स के रूप में इनकी जीवनी आप रखेंगे अपने पास। ठीक है, सो नाउ वी आर ending this chapter, we are concluding this chapter, means जीवनी नॉट चैप्टर, we are concluding कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि हैं। ओके, सो प्लीज़ see this video again and take care. God bless you. Thank you.